निगाहों से देखते थे। निगाहें देखी ना, पड़ोसियों की निगाहें कैसे हो जाती हैं। एडिक्ट है यार, नशेबाज है। बहुत लंबा समय तक जो है प्रिजन में रहना पड़ा, मुझे जेल जाना पड़ा और तकरीबन 3 साल सिर्फ एक सब्सटेंस की वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वापस आया, लेकिन एडिक्शन फिर भी नहीं गई। मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मैं शराब को अपनी बगल में रख के सोता था और उठते ही मुझे चाहिए, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। ये नशे में प्रॉब्लम नहीं है। नशा कोई दुनिया करती है, बहुत सोशल तरीके से करती है, लेकिन वो अपने आप को और अपनी दुनिया को संभाल के चलती है। और एक एडिक्ट जो एडिक्शन में घुस चुका है वो नहीं समझ पाता इस चीज़ को, वो चीज़ समझानी है बाकी। शुरुआत करी 1-2 पैक से, फिर बढ़ते बढ़ते आधी बोतल और फिर पूरी बोतल। नशा चाहे कोई भी हो, फिर चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, गुटखा, पान मसाला या फिर कोई बड़ा नशा, नशे की लत में फंसे हर इंसान की कहानी लगभग एक जैसी ही होती है। धूम्रपान करने से कैंसर होता है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हर सिगरेट की डब्बी और शराब की बोतल पे यह लिखा होता है। लेकिन इनको पढ़ने के बाद भी इंसान नशा करना नहीं छोड़ता। नशा न सिर्फ नशे की लत में फंसे इंसान के जीवन को समय से पहले ख़त्म कर देता है, बल्कि उसके आसपास के सामाजिक और उसके परिवार के वातावरण को भी पूरी तरह से ख़राब कर देता है। कुछ लोग अपने आप को बस सोशल ड्रिंकिंग तक सीमित रख लेते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो 1 या 2 पैक से आगे नहीं बढ़ते, शराब को जिम्मेदारी के साथ पीते हैं। लेकिन हर किसी की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कुछ लोग इसके इस हद तक आदी हो जाते हैं कि उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र तक भेजना पड़ जाता है। क्या होता है नशा मुक्ति केंद्र में, किस हालत में लोग नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं और कैसी होती है उनकी दिनचर्या, कैसा होता है उनका लाइफस्टाइल, ये जानने के लिए हमने बात करी नोएडा में चल रहे तपस्या फाउंडेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर के संचालक श्री दिनेश शर्मा से, जो 2015 से नोएडा में अपना ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं। तपस्या फाउंडेशन को स्टार्ट करने का विचार मुझे 2015 में आया, और वो स्टार्ट क्यों आया ऐसा, क्योंकि मैं भी एक एडिक्शन में फंसा हुआ था। 20 साल मैंने शराब पी, और फर्स्ट ड्रिंक जो अपनी लाइफ का लिया था वो 1987 में फर्स्ट ड्रिंक लिया था। लेकिन ये सोचकर नहीं लिया था कि मैं 1.5 बॉटल या 2 बॉटल पी जाऊंगा। जो अपनी लाइफ का 2 पैक मैंने जो लिए थे, जैसे बहुत लोग ले रहे थे, मैंने भी लिए। और लेकिन बाद में वो मैंने देखा कि वो जिन लोगों के साथ मैंने पी, जो ड्रिंक ली थी, वो लंबा समय तक मैं देखता रहा कि वो 2 पैक ही ले रहे थे। लेकिन मेरे केस में ये हुआ कि मेरा वो 2 पैक से 4 पैक हो गए, 4 के बाद उसमें बियर ऐड हो गई, बियर के बाद वो हाफ पे कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद क्वांटिटी बढ़ती गई। और लाइफ में जो मैं कर रहा था, जो काम कर रहा था, जो मेरा बिजनेस था, वो सब खत्म होता चला गया। और जो सोशल मेरा सर्कल था वो भी था, बहुत मैंने देखा बहुत कम रह गया। और जिसको ये कहा जा सकता है कि आइसोलेशन में मैं आ गया। तो मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर मैं गया, खुद से ही गया था। ये बात है शायद 2006 की। तो मैं अपने फादर और अपनी वाइफ को मैंने बोला कि भाई मुझे अब रिहैब जाना चाहिए। तो मैं गया वहाँ पर, लेकिन ना जो प्रॉब्लम हुई वो ये कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने के बाद वहाँ ना एटमॉस्फेयर जो था ना, वो बिल्कुल एक जेल की तरह था। जैसे मैं तिहाड़ जेल देख के आया था, वैसे ही एटमॉस्फेयर था। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, कोई काउंसलर नहीं थे। वहाँ पर सिस्टम जो चल रहा था, जो पेशेंट थे वही सिस्टम को चला रहे थे। और बाद में मुझे एक मैसेज मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए।
और वो मैसेज था, एक बहुत बड़ी फेलोशिप है, उसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मैं गया वहाँ पर, उसकी मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग को अटेंड किया तो मुझे लगा कि ये तो ना बिल्कुल मेरे जैसे लोग हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इन्हें मेरे बारे में कैसे पता। ऐसे मेरे पूरी 1.5 घंटे की मीटिंग में मेरे सवाल चलते रहे। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली सब अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल रही है यहाँ पर। और ये बात सही थी, मुझे हर जो मेंबर थे वहाँ पर, उनकी शेयरिंग के अंदर मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल रही थी। और मैं नेक्स्ट डे अपने आप से वहाँ फिर से पहुँच गया और मैं वहाँ जाता रहा लगातार। तो मैंने देखा एक एक दिन करके वहाँ पर मुझे जो है रिकवरी का जो है ना मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मुझे वहाँ पता लगा कि 12 स्टेप का प्रोग्राम होता है, वो मुझे करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी मिली। 1 डे एट ए टाइम का एक समझ में आया कि एक दिन के हिसाब से हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। ऐसे बहुत सारे टूल्स मुझे मिले और मैं धीरे धीरे सोसाइटी की तरफ आ गया। तो तब मुझे समझ में आया कि क्यों ना मैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट करूं कि जिसमें कुछ लिमिटेड लोग ही आ रहे होंगे, तो मैं कम से कम जो मेरी जर्नी रही है, जो मैंने रॉक बॉटम देखे हैं, जो इतना लंबा समय मुझे लगा रिकवरी के प्रोसेस में, वो और लोगों को ना लगे। तो ये इस सोच के साथ मैंने ये सेंटर स्टार्ट किया और मैंने देखा कि हाँ, जो उन सेंटर्स के अंदर मेरे साथ जैसे हो रहा था, वहाँ पर जो मैंने महसूस किया कि भाई मेरे से वो नहीं होना चाहिए था, तो मैंने कोशिश करी कि वो बिल्कुल भी ना हो। मैंने सबसे पहले डॉक्टर साहब को कांटेक्ट किया, साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर्स को और स्टाफ को, कि हमें उन लोगों के साथ हम्बली पेश आना है, क्योंकि पहली बात कि वो बुरे आदमी नहीं है जो आ रहे हैं, वो पागल आदमी नहीं है, सिंपल एक डिजीज़ है और बीमारी है, बीमार है वो। तो हमें एक बीमार आदमी के लिए हमें उनको एक अपना जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस है वो मुझे उनको देनी है। क्योंकि जो सामने वाला आ रहा है ना, हो क्या रहा है कि उसके साथ कि वो समाज में, परिवार में सब उसको ही बोल रहे हैं कि भाई तुम नशा करते हो, लोग दूर हो जाते हैं, वो आइसोलेशन में जा चुका है। तो अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि उसको सबसे पहले गले लगाना है। तो वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। तो उसी सोच के साथ मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि जब ए में आया तो मुझे पता लगा कि ये एक बीमारी है, डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं रहता था तो वहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। और ये 3 तरीके से इसके जो है ना इसके पार्ट्स हैं, 3 वो हैं इसके पार्ट्स हैं कि ये मेंटल इलनेस भी है इसमें जो है एक आदमी का फिजिकल क्रेविंग भी है, प्लस इसके स्पिरिचुअल लेवल भी उसमें डाउन हो जाता है। तो 3 तरीके से काम कर रही है। तो सिर्फ ये मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उससे ठीक नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पर रखा, तीनों ट्रीटमेंट को यहाँ पे रखा, और उसके बाद जो है मैंने जो है ये सारा इस प्रोसेस को चला रहा हूँ। लेकिन नशे की लत में फंसे इंसान की ज़िंदगी नशा मुक्ति केंद्र में भी इतनी आसान नहीं होती। यहाँ भी उसे कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज है विड्रॉल सिम्टम्स। अल्कोहलिक के केस में उनको फिट्स भी पड़ जाते हैं, शिवरिंग होती है, एंजाइटी, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये सब उनको होता है। और जो नार्कोटिक यूज़र्स आ रहे हैं उनको क्रैम्प पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी फिट्स पड़ जाते हैं। तो वो एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है उनको कि वो बहुत से टाइम तो वो हेलुसिनेशंस होते हैं, उनको अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। सबसे शुरू के जो 15 दिन 20 दिन है वो बहुत ज़्यादा उनको सबसे पहली चीज़ है कि फेस करना पड़ता है। और दुख की बात तो ये है कि आजकल के युवा तेज़ी से इस नशे की लत का शिकार होते जा रहे हैं। फिर इसका कारण चाहे हेक्टिक लाइफस्टाइल हो, पर्सनल या फैमिली टेंशन्स, या फिर बस मौज मस्ती के लिए। नशा करने का हर किसी का अपना अलग कारण होता है, लेकिन आपके ये कारण नशे से आपके शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव को कम नहीं करते हैं। अब पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो लोग आते थे वो ज़्यादातर अल्कोहलिक होते थे। और सब लोग, अभी आज की डेटा ये है कि 30+ अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो वो कंफर्म है कि अल्कोहलिक है। और बिलो 30 जितने लोग आ रहे हैं वो सब 100% नार्कोटिक यूज़र हैं और मल्टीपल ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो। नशा मुक्ति केंद्र में एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कई चरणों में होता है, या यूँ मान लीजिए कि कई तरीक़ों से किया जाता है। इसमें साइकोलॉजिस्ट के साथ 1-on-1 सेशन,
ग्रुप सेशन, एक्टिविटीज़ और दवाइयों के ज़रिए उसे नशे की लत से मुक्त कराने की कोशिश की जाती है। देखिए, फर्स्ट जो स्टेज है वो है मेडिकेशन। हमें डॉक्टर की सपोर्ट के साथ, हमारे स्टाफ के साथ हम उनको प्रॉपर मेडिकेशन का वो ध्यान रखते हैं। और जब मेडिकेशन उनका ख़त्म हो जाता है उसके बाद उनको जो सेकंड स्टेज हम कह सकते हैं उसमें ग्रुप सेशंस, ग्रुप काउंसलिंग उनकी होती है। उस ग्रुप काउंसलिंग में जो न्यू कमर है उसको कोई ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि भाई आप एडिक्ट हैं या आप ये नशा करके आपने ये किया। वो जब सेशन में बैठता है तो उसको ना काउंसलर की जो सेशन ले रहे हैं वो उनसे उनको आइडेंटिफिकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है खुद से। सेल्फ वो इन्वेंटरी ले रहे होते हैं अपनी उस वक्त जो न्यू कमर आता है। धीरे धीरे करके वहाँ से उस लेवल पर आ जाता है कि जहाँ पर वो हमारी बात सुनना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर जो तीसरा जो फेज़ आता है वो है 1-on-1 सेशंस। तो जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं या हम लोग हो गए, तो हमारे साथ वो 1-to-1 सेशंस होते हैं उनके साथ, जिसमें कि वो इंसान जो है वो अपनी बात को बाहर निकालने लगता है हमारे साथ। और फोर्थ फेज़ जो आता है उसमें हम होता है फ्रीडम का, जहाँ वो कंफर्ट जोन देते हैं हम उसको। उसके बाद हम उनको, अगर वो अल्कोहलिक है तो उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स हम अपने सेंटर से कराते हैं। अगर वो नारकोटिक यूज़र है तो उनको हम नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग्स में ले जाते हैं, मीटिंग कराते हैं, जिससे कि उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि बाहर जाने के बाद उनको अपनी सोबराइटी को मेंटेन कैसे रखना है जिससे कि रिलैप्स ना हो। तो इसके लिए उनको वो मीटिंग्स कराते हैं। ये जब वो रूटीन में आ जाते हैं फिर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो गलत है, 100% गलत है। तो अपने बारे में कुछ भी सोचता हो, तो अपने आप को कुछ भी समझता हो, लेकिन तू जीरो हो चुका है, तू जीरो है। और एडिक्ट जीरो होता है, वो मानता नहीं है। वो अपने जो सराउंडिंग में उसके पास तामझाम है ना, उसको समझ के वो वही देख के सोचता है मैं बहुत तरक्की कर चुका है यार। लेकिन अंदर खाने से अगर वो देखता है ना, झांकता है, कुछ नहीं है यार, वो नील है ना, जीरो। ये प्रोग्राम में मुझे जीरो से थोड़ा सा ऊपर लाया है यार। सबसे पहले नशा लिया उसने मेरा, और जो ये पापों की बात कर रहा है वो करना बंद कराया उसने। जो मैंने बाहर के लोगों, अपने लोगों को दिल दुखाया है, उनको रुलाया है, वो भी तो पाप है। रुलाया है मैंने अपने लोगों को। हैं, मैं शादीशुदा हूं यार, मैं अपनी बीवी को रुलाता था, पिताजी को रुलाता था, हैं, अपने भाई को, जो वैसे शकत बनता था, लेकिन जब वो मेरी दुर्दशा देखता था रोता था। वो क्या हो गया मेरे भाई को? वो तो ये कहता था किसकी नजर लग गई। नजर क्या लग गई यार, हैं? कोई नजर नहीं लगी। मैं सारे पाप ही तो करता आ रहा था यार। सुबह वादा करना, शाम को तोड़ना, शाम को वादा करना, सुबह तोड़ना, यही काम है। ग्रोथ दी है, सब कुछ दिया उसने, क्या नहीं दिया? जितनी उनकी क्षमता थी सब कुछ दिया भाई। हाँ, मैंने क्या दिया? पाप ही तो करता आ रहा हूं यार। एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जो मेरे पिता हैं, रुला रहा हूं रात को। पाप ही तो कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं मैं यार? हैं? तो किसी चीज और चीज में वो एनर्जी लगाएं, वो रोने में एनर्जी लगा रहे हैं यार। रोने में, समझाने में, गिड़गिड़ाने में, हाथ जोड़ने में, हाथ भी जोड़ रहे हैं मेरे आगे। नाक कटवा रहा तू हमारी, सब बातें बन रही हैं, बातें बन रही हैं, क्योंकि बातें बन रही थी, गली मोहल्ले में बातें बन रही थी। तो फलाने का लड़का देखो, पापी तो हो रहा था भाई। और क्या कर रहा था मैं? हाँ, और क्या कर रहा था? वो चीज है इसमें। प्लीज बोला करें, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें सेशन में, सेशन को समझें। आपके लिए है सेशन ना, मेरे लिए सेशन नहीं है ये। आप लेंगे, आप बाहर जाके इन चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको फायदा होगा, नहीं तो फिर नुकसान। मेरा नाम संजीव है और मैं तपस्या फाउंडेशन में एक काउंसलर हूँ और पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे काउंसलिंग कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैं काउंसलिंग का मुझे बताया गया था और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का,
कि एक एडिक्ट जो सब्सटेंस यूज़र है और एक रिहैब सेंटर में ट्रीटमेंट लेने आता है, उसको रीड आउट करना, क्योंकि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उसके गलतियाँ क्या हो रही हैं, क्यों वो एक समाज में मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, क्यों एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है उसकी, वो मेन एक काउंसलिंग में देखना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। जब भी मैं कोई अपना सेशन लेता हूँ, मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ टाइम टू टाइम, और जब भी मैं काउंसलिंग करता हूँ तो, और जब अगर वहाँ कोई नया भाई बैठा है जो नया एडमिट हुआ है, तो उसका साल मेरा एक कुछ सवाल रहते हैं कि नाम, क्या करते हो, क्या नशा करते हो, क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उसकी मदद की जा सके। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि रिहैब सेंटरों में सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अगर एक काउंसलर जो अगर वहाँ ट्रीटमेंट दे रहा है, जैसे मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि एक नए पेशेंट को या जो भी पेशेंट वहाँ एक ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको एक सही गाइड किया जाए कि आपको एक समाज में एक नागरिक बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा पति बनना है, एक अच्छा भाई बनना है, जो एक होना चाहिए वो एक रीडिंग। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं काउंसलिंग कर दूँ, किताबें पढ़ा दूँ, किताबों से कुछ नहीं होना है जब तक मैं उसको बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा कि कहाँ उसको प्रॉब्लम आई है। और जो एक रिहैब सेंटर का एक मकसद होता है कि उसको एक, जब वो यहाँ से डिस्चार्ज होके कुछ समय बाद जाता है और बाहर जाके समाज में जाता है, अपने घर जाता है, अपने वर्क प्लेस पे जाता है, एक सभ्य नागरिक बन सके। नशा प्रॉब्लम नहीं है, नशा दुनिया लेती है, मेरा ये मानना है, मेरा कहना भी है, नशा दुनिया लेती है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो नशा लेके भी अपनी जिम्मेवारियों को देखते हैं, जिम्मेवारियों को निभाते हैं, अपनी जो उनके कर्तव्य हैं उनको देखते हैं और उस चीज़ के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो एक एडिक्ट है, जो शराब का या दूसरे नशों का सेवन कर रहा है, वो इस हद तक कर रहा है कि वो ये सब चीज़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब भूल जाता है कि मेरी एक घर में रहते हुए, एक समाज में रहते हुए एक जिम्मेवारियां हैं कुछ, वो भूल जाता है। और मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि एक एडिक्ट जब एक रिहैब सेंटर में आता है तो वो ना थोड़ी सी चालाकियां दिखा रहा होता है, थोड़ा सा कलाकारियां दिखा रहा होता है। वो उस चीज़ को समझना, वो सबसे असली चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि वो अभी भी यहाँ आके भी वो उसी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है जैसे वो बाहर करके आया है। बाहर भी वो कलाकार बना होता है, लेकिन उसको समझना है। कई जगह, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे कई जगह गुस्सा करना पड़ता है, कई बार मुझे समझाने के लिए। मेरा कोई पर्सनल उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनसे कोई गर्ज है, कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है ताकि वो चीज़ को समझें कि यार मैं अगर एक नशा करते करते इस तरीके से नीचे आ चुका हूँ तो मुझे संभलना चाहिए। वो समझाने का एक तरीका है ताकि उसके दिमाग में बैठे। बीमारी उसके नशे में नहीं है, बीमारी उसके दिमाग में है, यहाँ बैठी हुई है। अगर उसका बेसिक अगर दिमाग ही थोड़ा सा संतुलित उसमें जाएगा तो वो चीज़ को समझ पाएगा कि मेरी गलती कहाँ है। आप में से कभी किसी ने आर्टिकल्स रीड किए हैं एडिक्शन के बारे में? कभी भी कुछ भी रिसर्च पेपर पढ़ा हो, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो क्लिनिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके थ्रू आता है? कभी कुछ ऐसा रीड किया? मैंने लिखा है। हाँ, मतलब मैंने लिखा है। ओके, ठीक है। अब मैं बताती हूँ। आप लोगों ने जो भी बोला है ना, अपने अपने वर्ड्स में बात कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है उसको आपने डिफाइन कर दिया। ओके, लेकिन अगर हम बुकिश फॉर्म में जाएं तो एक CCC का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, CCC के कॉन्सेप्ट को हम एडिक्शन कहते हैं। अब ये CCC है क्या? ठीक है, फर्स्ट जो C होता है उसका मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, सेकेंड जो C होता है उसका मतलब होता है क्रेविंग। ओके, यस। थर्ड C का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। ओके, तो ये तीनों ही वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे आप सभी लोग अवेयर हैं।
ठीक है, और जो आंसर भी दिए गए हैं वो भी इससे लिंक करते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं उसे कि वो एडिक्ट हो चुका है, उस एडिक्शन का मतलब होता है कंट्रोल, मतलब वो चाहते हुए भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इतना ज़्यादा आप लोग अपने एडिक्शन के बारे में जानेंगे या अवेयर होंगे, ठीक है, उतना ही उस चीज़ से आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा बहुत जगहों पर डिफरेंट रिहैब्स में कि कई बार पेशेंट को बांध के लाना पड़ता है, वो एग्री नहीं करता, ठीक है, उसको फोर्सफुली लाया जाता है। जिस इंडिविजुअल को हम फोर्सफुली लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो विलिंग नहीं है, वो नहीं चाहता अपना ट्रीटमेंट या वो नहीं चाहता अंडर ट्रीटमेंट आना, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है रिकवर। ठीक है, कई बार पेशेंट ऐसा करते हैं, नहीं मैम, हम ना इससे नशे से बाहर निकलना चाहते हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमने अपनी फैमिली को बहुत परेशान कर दिया है, अपनी लाइफ को हमने स्पॉइल कर दिया है, बहुत कुछ। और आपको शायद पता हो, बहुत अच्छी एक रिसर्च है एडिक्शन को लेकर कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, देखिए वहां पर रेट हाई है। एडिक्ट जो होते हैं उनका आईक्यू अच्छा आईक्यू, और आपने बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा कि हमारे एडिक्ट्स हमें मैनिपुलेट बहुत अच्छे से। मेरा नाम डॉक्टर मीनू शर्मा है और मैं RCI सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस फील्ड में मुझे काम करते हुए अप्रॉक्स 11 ईयर्स हो गए, इवन मोर देन 11 ईयर्स। तो इस टाइम पीरियड में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, OCD, सीजोफ्रेनिया, एडिक्शन, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके की डिसऑर्डर के साथ में काम किया हुआ है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एडिक्शन के बारे में या रिहैब सेंटर्स के बारे में कि वो क्यों रिक्वायर्ड है, किस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें एडिक्शन के केस में क्या क्या ट्रीटमेंट या क्या क्या थेरेपीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो थेरेपीज़ में आप लोगों ने शायद अगर कभी सुना हो तो बहुत ही कॉमन एक थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं CBT, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो ये CBT है क्या? CBT में इंडिविजुअल का जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है, उस पर काम किया जाता है, क्योंकि आपका जो थॉट है वो आपकी फीलिंग को इफेक्ट करता है और जिस तरीके से इंडिविजुअल फील करता है वैसे ही वो इंडिविजुअल बिहेव करेगा। तो CBT के थ्रू हम लोग उस इंडिविजुअल के थॉट्स पे काम करते हैं। एडिक्शन के केसेस में एक और थेरेपी बहुत यूज़ होती है, REBT। एक्चुअली नंबर ऑफ़ थेरेपीज़ हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि किस केस में कहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होता है हमें। एक थेरेपी होती है MAT, मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो इसके नाम से ही क्लियर है कि उस इंडिविजुअल को फिगर आउट करके कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद में उसको मोटिवेट किया जाता है उस टर्म्स में कि वो अपने एडिक्शन से किस तरीके से एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। फैमिली थेरेपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडिक्शन में। कोई भी इंडिविजुअल जब भी किसी सब्सटेंस को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे जब उस कंजम्पशन का नंबर्स, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर फैमिली का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस फैमिली को उस इंडिविजुअल के साथ में डील कैसे करना चाहिए, इसे हम फैमिली थेरेपी में लेते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमें ये प्रेजेंट करती हैं कि इंडिया में अप्रॉक्स 2% लोग ऐसे हैं जो एडिक्शन का शिकार बन चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर इतना नंबर है, इतना पॉपुलेशन है हमारे पास में, लेकिन अवेयरनेस की बात की जाए तो अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरा आप सबको यही मैसेज होगा कि जो लोग कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, एडिक्शन ऐसा नहीं है कि सडन किसी इंडिविजुअल ने 2 बार 4 बार कोई अल्कोहल या किसी ड्रग को कंज्यूम किया और वो एडिक्ट बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और उसके ना मिलने पर आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस महसूस होने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस रहती हैं कि कोई भी इंडिविजुअल एडिक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से उसकी जर्नी रहती है। फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपके जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कल्चरल, ये चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल एडिक्ट हो चुका है तो उसको जितना जल्दी पॉसिबिलिटी हो
ट्रीटमेंट ले। और एक चीज़ और ज़रूर क्लियर करूँगी, जो मैंने लास्ट 11 ईयर्स में एक्सपीरियंस किया, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी साइकोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर है किसी भी इंडिविजुअल को, जब वो आता है ट्रीटमेंट के लिए तो एक थॉट के साथ आता है। वो थॉट क्या होता है कि मुझे 15 दिन का या 1 मंथ का मेडिसिन मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। मेंटल डिसऑर्डर्स बिल्कुल भी इस तरीके से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो बीमारी आपको हुई है ना, वो 10-15 दिन की बीमारी नहीं थी, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, फीवर होता है, वो 2-4 दिन की बीमारियां होती हैं जो 2-4 दिन में ठीक हो जाती हैं विद मेडिकेशन। इसको तो बीमारी को ही आप सालों से अपने साथ कैरी ऑन कर रहे हैं, तो इसे ठीक होने में भी वक्त लगता है। भारत में शराब की लत में फंसे लोगों के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस, सिगरेट की लत में फंसे लोगों के लिए निकोटीन एनोनिमस और ड्रग्स की लत में फंसे लोगों के लिए नारकोटिक एनोनिमस नाम की फेलोशिप काम कर रही है, जिनकी डिटेल्स इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन नशे की लत में फंसा हर इंसान एक नशा मुक्ति केंद्र की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसे में उन लोगों की मदद के लिए कई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र इस देश में काम कर रहे हैं जो लगभग बिना किसी फीस के ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तपस्या फाउंडेशन मैं चला रहा हूँ, मैं भी ये करता हूँ। मेरे पास हर लेवल के लोग आते हैं, लेकिन एक पार्ट मैं उन लोगों के लिए भी रखता हूँ कि जो पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो हाँ, ज़रूरी ठीक बात ये है कि मैं सबका इलाज तो फ्री में नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ पार्ट मैं ऐसा रखता हूँ कि उसमें कि वो लोग मेरे पास रहते हैं कि जो हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं ना। और बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। उनमें से एक आध नाम तो मैं भी जानता हूँ। एक तपस्या के नाम से ही, एक तपस्या नशा मुक्ति केंद्र के नाम से चलाते हैं, यही नोएडा में ही है ना। वो भी नोन है हमारे, मतलब क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हम सारे एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जान जाते हैं। एक ऐसे ही नाम है यहाँ, सुकून फाउंडेशन के नाम से है, वो भी चलाते हैं, वो भी इस तरीके की हेल्प करते हैं। और एक विकल्प फाउंडेशन के नाम से है, वो भी जो है काफ़ी चैरिटी और इस तरीके का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक सरकारी संस्था नशा मुक्त भारत अभियान का कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। परिवर्तन ने बात करी तपस्या रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रीटमेंट ले चुके कुछ लोगों से, जिन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया। मेरा नाम दुष्यंत है, मेरी एज 33 है और मैं एक नारकोटिक यूज़र हूँ। मेरा जो चॉइस ऑफ ड्रग रहा है बेसिकली वो ब्राउन शुगर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो भी नारकोटिक सब्सटेंस मुझे लगता है शायद आते हैं, चाहे वो MD हो, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो LSD हो, मैंने यूज़ सभी किए हैं। लेकिन जिसका मैं हैबिचुअल हुआ, जिसने मुझे मतलब जो मेरा चॉइस ऑफ सब्सटेंस रहा बेसिकली वो ब्राउन शुगर ही रहा, जिसकी मेरी तकरीबन 8 साल 9 साल की यूजिंग रही। मेरा नाम गौरव है, मैं शराबी हूँ और मैं भी 15-16 साल की उम्र से मतलब शराब पीने चालू करी थी। पता नहीं था, लेकिन घर में भी मेरे शराब वगैरह चलती थी तो थोड़ा देख देख के भी, और मैंने भी पीना चालू करी, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कब मैं 24 घंटे पीने लग गया। मैं बिना शराब के रह नहीं पा रहा था, 5 मिनट भी नहीं रह पा रहा। मेरी वाइफ ने मेरा एडमिशन कराया था यहाँ, क्योंकि शराब के कारण मेरा जीवन इतना ख़राब हो चुका था, मेरी इमेज इतनी डाउन हो चुकी थी वाइफ के आगे, बच्चों के आगे। तो वही गाली गलौज शराब पी के और तमाम सी ऐसी मतलब गलत चीज़ें करने लगा मैं, जिसके कारण मेरी वाइफ ने जो कदम उठाया, मुझे रिहैब में एडमिशन करवाया तपस्या फाउंडेशन में। तो यहाँ मुझे 4 लोग पिक करके लेके आए थे। मेरा यूजिंग का जो टाइम है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मुझे बहुत क्रॉनिक चीज़ें फेस करने को मिली लाइफ में। बहुत डिज़ास्टर हुआ मेरी एडिक्शन की वजह से, सब्सटेंस की वजह से ही। बेसिकली समाज में बहुत बेइज्जती हुई, बहुत नीचे आ गया मैं, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, सब लोग जो है वो दूसरी नज़रों से देखते थे। इसके बाद क्योंकि अब सब्सटेंस इस तरीके का था, उतने आप कितने भी आप वेल पे मास्टर्स हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी एसेट्स हो, लेकिन आप एक नारकोटिक सब्सटेंस को अफोर्ड करना जो है वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो उसके लिए फिर दूसरे रास्ते जो है वो अपना लिए, थोड़ा सा इधर नेगेटिव चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो गए। मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मैं शराब को अपनी बगल में रख के सोता था और उठते ही मुझे चाहिए, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पा रहा था।
ना किसी से बात कर पा रहा था, ना किसी से मिल पा रहा था। जब तक शराब है, जब तक घर में कलेश झगड़े, माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया था, मतलब कोई नहीं था आगे पीछे, मैं अकेला ही था एक, और बस शराब पे ही चल रहा था। 3 महीने बाद जब मेरे को चौथा महीना चालू हुआ, जब मेरे धीरे धीरे समझ में आया कि सब ठीक थे जो तुझे समझा रहे थे, सिर्फ तू ही एक गलत था। और ऐसे मैं धीरे धीरे यहाँ पे फिर घर भी गया यहाँ से, फिर मैं यहाँ पे वापसी भी आया। अभी भी मैं आता जाता रहता हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, वही माँ बाप हैं, वही भाई बहन हैं, सब पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। ये नशा आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके नशे की इस आदत से बाहर आइए, जिंदगी को अपनाइए, नशे को नहीं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो नशे की आदत को छोड़कर आज एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को नशा छोड़ने की प्रेरणा देगा। तो ये थी कहानी तपस्या रिहैबिलिटेशन सेंटर के संचालक दिनेश शर्मा और उनकी टीम की, जिन्होंने अपनी मेहनत से कई लोगों को नशे से छुटकारा पाने में मदद करी। परिवर्तन अपने हर नई वीडियो में आपके सामने लाएगा कहानी किसी ऐसे शख्स की जिसने समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम बढ़ाया और अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन के चलते वो किसी के जीवन में परिवर्तन ला पाए। और ऐसे ही लोगों के बारे में लगातार जानने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। परिवर्तन, बदलाव की ओर एक कदम। Until we meet again in our next video, it's me Jatin Ahuja signing off. Goodbye for now. हे ईश्वर, हमें आपकी शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो, उन चीजों को बदलने की, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।